हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीकेजी चैनल। ओके, अब इस लास्ट लेक्चर में एसिड बेस इन सॉल्ट्स के दिस इज द लास्ट लेक्चर एंड इसमें हम लोग सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें, इन सब सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से एंड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस एंड द लेबोरेटरी पर्पस दोनों के लिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। तो हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले कॉस्टिक सोडा से, दैट इज NaOH। अब इस NaOH की प्रिपरेशन से पहले रॉ मटेरियल जो होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब भी हमें सॉल्ट की बात आती है, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है हमारे घरों में टेबल पे रखा जाने वाला टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। हमें सॉल्ट की पहचान अगर किसी रैंडम जिसको साइंस नहीं भी पता उससे आप पूछोगे कि भैया नमक क्या होता है, वो उसी नमक की प्रेफरेंस की बात करेगा। मतलब सॉल्ट हमारे दिमाग में कॉमन सॉल्ट के रूप में घुसा हुआ है। अब कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है? कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन आपने बचपन से पढ़ी होगी कि जो सी होते हैं उनके पानी को रखा जाता है इन कैनाल्स और उनकी खेती होती है प्रॉपर। द वाटर इज बीइंग इवापोरेटेड और जो सॉलिड बचा हुआ होता है उसको हम लोग ले लेते हैं। उसमें बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। उन सॉल्ट को हटा के हम लोग NaCl को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें आयोडीन मिला देते हैं और फिर हमारे पास जो है कॉमन सॉल्ट पहुंचता है हमारे घरों तक। तो वो जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब कॉस्टिक सोडा बनाएंगे, इस प्रोसेस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल आपका NaCl ही है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्लोर अल्कली प्रोसेस, अल्कली वर्ड मैंने आपको बताया है, जब भी अल्कली वर्ड आए दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कौन है? NaOH। सबसे इंपॉर्टेंट अल्कली NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, NH4OH, ये चार हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलीज हैं। तो अल्कली बन रहा है किसकी मदद से? क्लोर यहाँ पर स्टैंड कर रहा है सोडियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की मदद से क्या बन रही है? अल्कली। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस process is named so particularly chlor-alkali process। तो क्लोर-अल्कली प्रोसेस में बच्चों क्या है? सोडियम क्लोराइड का यूज करते हुए हम फॉर्म करते हैं NaOH। अच्छा, NaOH का कॉमन नेम क्या है? हमें यहाँ पर तीन चीजें हर सॉल्ट में याद रखना है। देयर कॉमन नेम, मतलब या फिर इंडस्ट्रियल नेम जिसको एज इंडस्ट्रीज में या फिर कॉमनली आपको मार्केट में मिलता है, वो होता है कॉमन नेम। दूसरा उसका केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा उसका फॉर्मूला। अब जैसे NaOH का तो आपको पता ही है, जैसे इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। ओके, और फॉर्मूला NaOH। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आगे आने वाले जो सॉल्ट्स हैं उन सभी के बारे में ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, आपके कोर्स में इसकी प्रोसेस ये है, बट एक्चुअल प्रोसेस थोड़ी इससे अलग है। क्या होती है, मैं थोड़ी हिंट दे दूंगा आपको, वरना अगर मैं उसको बनाने लगा तो आप थोड़ा सा स्किप कर जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में होता क्या है। चलिए अब हम देखते हैं NaOH का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले क्लोर अल्कली प्रोसेस की अगर डेफिनेशन, क्योंकि समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो देखिए है क्या, इस डेफिनेशन में पूरा हमारा इस एक्सप्लेनेशन का सार छुपा हुआ है। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड ब्राइन। ये आपके लिए टर्म नहीं है, हालांकि मैंने बताया भी इसके बारे में कि ब्राइन क्या होता है। बच्चों, ब्राइन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं। ठीक है, जब आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो जिसमें NaCl मिलाते हो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, तो सॉरी
So this aqueous solution of NaCl, it is called brine. तो जब भी नेक्स्ट टाइम ब्राइन की बात हो तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, एक्चुअली ये है क्या, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसी का भी कब बनता है, जब हम उसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग की प्रोसेस अलग होती है एंड दिस एक्वस सॉल्यूशन अलग होता है। चलिए, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, किसमें पास की, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज ब्राइन। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये डिकम्पोज होके फॉर्म क्या कर लेगा, NaOH। दिस रिएक्शन इज नॉन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब NaCl का यूज करके, अल्कली मतलब NaOH मिल गया, ठीक है। चलिए, अब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हालांकि इसको हम कैसनर-केल्नर सेल नहीं कह सकते हैं। जो नॉर्मली NaOH इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है और इंडस्ट्रियल उसकी जो प्रोसेस है उसका नाम है कैसनर-केल्नर सेल। एक सेल होता है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, कुछ मिलता जुलता इसके ही जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें 2 कंपार्टमेंट है, उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे, पहले हमारे जो कोर्स में हम उसकी चर्चा कर लें। तो आपको एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर प्रोसेस होते हुए दिख रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस का मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एंड द केमिकल रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास की और केमिकल रिएक्शन हो गई, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर 2 चीजें चाहिए होती है, एक एनोड एक कैथोड चाहिए होता है। एनोड कैथोड किसी के भी बने हो सकते हैं, ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं, प्लेटिनम रॉड के बने हो सकते हैं। जैसे कैसनर-केल्नर सेल में आप देखोगे कि हम ग्रेफाइट के भी यूज करते हैं एंड आयरन कैथोड भी यूज करते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट Hg कैथोड का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। आप देखोगे तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको, एक में ब्राइन की एंट्री हो रही है और इधर बाहर NaOH निकल रहा है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कर रही है एक मेम्ब्रेन। ये जो है एक मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रही है, ठीक है। आज आयंस आ जा सकते हैं, आयंस की एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, एनोड जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और कैथोड जो होता है उस पर कौन सा होता है, नेगेटिव। इट मींस एनोड पे कौन आएंगे, सारे एनायंस, ठीक है, बिकॉज एनायंस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये क्या होते हैं ये भी हम करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब एनायंस जो होते हैं वो एनोड के पास आते हैं, इसलिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। कैटायंस, देखिए वर्ड दिख रहा है, कैटायंस कैथोड, कैटायंस कैथोड। तो कैटायंस किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास। अब अगर कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है तो द कैथोड मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये याद करने का तरीका है इसको, ठीक है। एनायंस किसके पास जाएंगे, एनोड के पास। अगर एनायन का नेगेटिव चार्ज है तो एनोड का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इसकी बनावट है। अब ये इसकी कह सकते हो एग्जिट्स है। तो 2 गैसेस यहाँ पर रिलीज होती है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और फॉर्मेशन आपको किसका मिलता है, NaOH का। अब एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है ये हम पहले समझ लें। तो सबसे पहले जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और NaCl को जैसे ही हम डालते हैं, सबसे पहले NaCl स्प्लिट करता है। तो NaCl जब स्प्लिट करेगा तो 2 आयंस में ये टूट जाता है, ठीक है। तो इसका जब डिसोसिएशन होता है तो क्या मिलता है हमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो है ये घूमते रहते हैं। ये कब होगा, जब आप वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हुए रिएक्शन तब भी होती है, ठीक है। वाटर में जैसे हमको मालूम है NaCl कैसे बनता है, ठीक है। जैसे हम देखें, अगर HCl प्लस NaOH तो क्या मिलता है, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2, है ना। तो यहां से भी तो बना सकते थे हम इसको, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे हम, ठीक है। जैसे HCl प्लस NaOH क्या मिल रहा है हमको, NaCl H2O। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या हमें ये NaOH और HCl मिल जाएंगे।
तो बहुत सारे केसेस में होता है द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बट दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल पर्टिकुलरली, इसलिए हम ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na जो होता है उसको वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड, Na पॉजिटिव को सराउंड करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से वो दिखता नहीं। आपको दिखता है क्या जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, आप देख पाते हो नमक कहाँ गया? नहीं गया। कहाँ गया? तो इस तरीके से ये सराउंड करके रख लेता है उसको। तो ये रिएक्शन इससे हम लोग निकाल नहीं सकते, फिर हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन चाहिए होती है जो हमारी ये रिएक्शन है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो NaCl क्या हो गया? स्प्लिट हो गया किसमें? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव कैटायन हो गया, Cl नेगेटिव एनायन हो गया। अब यहां से तो एक बेसिक रिएक्शन है कि भैया सोडियम पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? देखिए Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। तो जितने भी सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन में जितने भी Na पॉजिटिव घूम रहे हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, सारे Na पॉजिटिव इस तरफ जाने लगेंगे। क्लियर है? सारे Na पॉजिटिव इस तरफ जाने लगेंगे और Cl नेगेटिव किस तरफ आने लगेंगे? यहाँ पर मतलब किसकी तरफ? एनोड के ऊपर। तो एनोड से सराउंड हो जाएंगे और कैथोड से कौन सराउंड हो जाएगा? Na पॉजिटिव। क्लियर है क्या? वैसे ही H2O जब स्प्लिट होगा, H2O जब स्प्लिट होगा तो क्या मिलेगा हमें? H पॉजिटिव। अच्छा, ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने। जब इलेक्ट्रिसिटी इस H2O को ब्रेक करेगी तो क्या मिलेगा आपको? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, अब H पॉजिटिव किधर चला गया? आपका कैथोड की तरफ। कैटायन है, कैथोड की तरफ जाएगा, तो किधर चला गया? कैथोड के पास। और यहाँ पर ठीक है, ये जैसे ये H पॉजिटिव इकट्ठे होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस बनके बाहर निकल आते हैं, है ना। अभी रिएक्शन एनोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है। क्या? हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल आप थीम समझो, रिएक्शन में सारे लिखवा दूंगा आपको, अब थीम समझो हो क्या रहा है। Cl नेगेटिव सारे इधर आ गए, Cl नेगेटिव। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे अपना, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट, है ना, एटम बन जाएगा। इसको कट कर देना। तो Cl नेगेटिव जो है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये क्या बन गया? Cl। ओके, अब ये जो Cl है एक और Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? Cl2। और ये Cl2 इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है। इस तरीके से सेम H पॉजिटिव के साथ होता है। अब H पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से गया, अगर ये गेन कर लेगा तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बोलो। एक बेसिक थीम समझो, H पॉजिटिव कहाँ से रिलीज होना है? कैथोड से रिलीज होना है। Cl नेगेटिव कहाँ से रिलीज होना है? एनोड से रिलीज होना है। क्लियर है? अब बचा क्या? अब सॉल्यूशन में बच क्या रहा है? एक Na पॉजिटिव आयन बच रहा है और एक OH नेगेटिव आयन बच रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां से देखो Cl का काम हो गया, H2 का काम हो गया, मतलब यह क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल गया एनोड से, यह हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गया कैथोड से। अब क्या बच रहा है सॉल्यूशन में? देखो ध्यान से, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलके बनाएंगे बच्चों? NaOH। और यही तो हमें चाहिए। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा बड़ी सिंपल प्रोसेस है सर, एक्चुअल में प्रोसेस ऐसे नहीं होती है। ठीक है, बट हाँ समझ लो अभी कि ये हाँ इस तरीके से प्रोसेस होती है। अच्छा, एनोड पर रिएक्शन अलग होती है, कैथोड पर रिएक्शन अलग होती है। समझ में आया? चलिए अब देखिए कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। और ये रहा हमारा कैस्टनर कैल्नर सेल, जो इससे थोड़ा अलग है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये, बट आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूँ कि एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो क्लियर होगा, वरना यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन होंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, NaOH इस मेम्ब्रेन का क्या यूज है, ये सारी चीजें दिमाग में घूमती रहेगी। इसलिए एक बार ये देख लो एक्चुअल रिएक्शन होती क्या है। जब एनोड पे रिएक्शन देखोगे, एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की हमने कितनी प्रोसेस देखी है, जल्दी से बताओ, मतलब रिएक्शंस ऑक्सीडेशन को कैसे जानते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, मतलब एनोड पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो गया आपका, देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया, ओके। नाउ आप देखोगे कि एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है, जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बन जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, अब ये इस टाइप के एक और क्लोरीन से रिएक्शन करके ऐड होके मॉलिक्यूल बना लेगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो ये होगा पर्टिकुलरली एनोड पे, आपको रिएक्शंस लिखना पड़ेगी एट एनोड इस तरीके से। एट कैथोड क्या होता है, आप ये नहीं लिख सकते कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और H2 निकल जाएगा, नहीं, वहां पर रिएक्शन अलग होती है, हाइड्रोजन का रिलीज होने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो Na पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो पूरे सॉल्यूशन में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, Na। तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, सोडियम। अब सोडियम, अब इस सेल को अगर आप देखोगे तो इस सेल में Hg मर्क्यूरी को एज ए कैथोड यूज किया है। अब इसके इलेक्ट्रोड्स तो बना नहीं सकते, तो हमने यहाँ इसको पॉर कर दिया, यहाँ पे डाल दिया नीचे, इस तरीके से फैला रहता है कंपार्टमेंट में, पूरा मर्क्यूरी फैला रहता है। अब उस मर्क्यूरी से जाके ये Na जो है रिएक्शन कर लेता है और NaHg बना लेता है। NaHg क्या कहलाता है, अमलगम। Hg जितने भी किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा हम उसको अमलगम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके दोनों नाम अजीब है, इसके कंपाउंड्स के नाम भी अजीब हैं, और इसका जो और होता है उसका नाम होता है सिन्नाबार, ठीक है। और इसके जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको अमलगम्स कहते हैं, Hg अमलगम्स। तो ये क्या हो गया, सोडियम मर्क्यूरी अमलगम, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है NaHg अमलगम, जैसे ये दोनों तरफ से ब्राइन डलता है, यहाँ से NaCl डलता है, इधर से भी NaCl डलता है, दोनों तरफ से NaCl डले, यहाँ पर रिएक्शन हुई, ओके। तो एनोड पे जो रिएक्शन होनी है वो रिएक्शन क्लोरीन बन के बाहर हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है वो लोड, तो यहाँ देखो एनोड पे क्लोरीन बन के बाहर हो गया। अब रिएक्शन को देखोगे तो NaHg फॉर्मेशन हो गया। अब ये NaHg जब वाटर से रिएक्ट करता है, NaHg जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस सेंट्रल कंपार्टमेंट में जब वाटर से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन देखिए ध्यान से, NaHg प्लस H2O, ओके। अब यहाँ पे क्या बन गया, NaOH, हमारा जो रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट जिसकी थी वो बन गया NaOH। अच्छा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो और कहाँ पर रिलीज हुई, कैथोड पे रिलीज हुई, देखिए। तो कैथोड से कौन सी रिलीज हो गई, हाइड्रोजन, और क्या मिल गया आपको, Hg अगेन, एज अ प्रोडक्ट आपको Hg मिल जाता है। तो Hg को क्लीन करके हम वापस इसमें पॉर कर देते हैं, वापस डाल देते हैं, हमारे काम में आ जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पहले यूज की जाती थी, अब इस रिएक्शन को बैन कर दिया है, बिकॉज Hg जो है थोड़ा सा हमारे लिए पॉइजनस होता है। तो जब इसका स्लज निकलता है, जब इसको वाटर में डाला जाता है, इंडस्ट्रीज जो है उसको डालती है जब, तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। तो रिएक्शन देखिए आप, ये थीम समझिए। तो ये एक्चुअल क्लोर-अल्कली प्रोसेस आपके सामने है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस क्लोर-अल्कली प्रोसेस से निकलने वाली क्लोरीन के भी बहुत सारे यूजेस हैं। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होता है, क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। NaOH जो आपका यहाँ पे रिलीज हुआ, निकला है, NaOH के खुद के अपने यूजेस हैं। NaOH के क्या क्या यूजेस है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज में काम में आता है, सोप इंडस्ट्रीज में काम में आता है ना। कभी कभी इनका यूज करते हैं हम मॉइस्चराइजर्स वगैरह, इन सब में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर से पहले हमने जो क्लोर-अल्कली प्रोसेस देखी, उसकी रिएक्शन देखी है। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि NaCl और H2O अगर आप मिला दोगे तो क्या आपको HCl और NaOH मिल जाएगा, रिवर्स में नहीं मिलेगा। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, जो अपने आप नहीं हो रही है,
अगर आप उसको कैरी आउट करवाना चाहते हो, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई चीज़ नहीं होती उसको ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है तो हमें क्या देना पड़ता है, उसको फोर्स देना पड़ता है। सो इन दिस सेम वे NaCl और H2O की जब रिएक्शन आपको करवाना है अगर, तो नॉर्मली तो नहीं होगी, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा इसको। तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब जाके NaOH बनता है, HCl नहीं बनेगा। ठीक है, आप सोचो कि Na और HCl मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब ये जो क्लोरीन गैस मिली है इसका हम यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी का यूज होता है आपके नेक्स्ट सॉल्ट में, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड आप कह सकते हो। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। हर सॉल्ट की जितने भी आने वाले जितने भी सॉल्ट पढ़ेंगे उन सब की हम सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हाउ दे आर फॉर्म्ड। दूसरा पढ़ेंगे केमिकल नेम उनका क्या है, तीसरा कॉमन नेम क्या है, चौथा उनका फॉर्मूला क्या है, और फिफ्थ इज यूज। ये 5 चीजें हमको हर सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। पहला उसकी प्रिपरेशन, सेकंड उसका केमिकल नेम, तीसरा उसका कॉमन नेम, चौथा उसका फॉर्मूला, पांचवा उसका यूज। ठीक है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, यू डोंट नो, इसलिए आपको सारी चीजें कंप्लीट रखना है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर की बात करें अगर, तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है। हमने क्या किया, स्लैग्ड लाइम, CaOH2, क्या कहते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम कैसे प्रिपेयर होता है, जब क्विक लाइम में आप क्या ऐड करते हो, वाटर, या कैल्शियम में क्या ऐड करते हो, वाटर, तो CaOH2 मिल गया। CaOH2 में जब आप क्लोरीन गैस पास करते हो, द क्लोरीन गैस विच वी गेट फ्रॉम क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो यहां से जो हमको क्लोरीन गैस मिली है उसके साथ जैसे रिएक्शन करोगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका हम लोग एक और बार पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट में पढ़ चुके हैं, इसका मेंशन हुआ था। इसमें 2 एनायंस है, देखो OCl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा था मिक्स सॉल्ट में। तो क्या फॉर्मेशन हुआ आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। प्रिपरेशन की बहुत छोटी सी एक रिएक्शन ही आपको याद रखना है। तो देखिए रिएक्शन क्या है, CaOH2 प्लस Cl2, क्या मिला, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मिलेगा। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपल सी रिएक्शन है, बट अक्सर इसका मल्टीपल चॉइस में मेंशन होता है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग। यूजेस क्या है इसके, सबसे पहला यूज, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका खुद का रिडक्शन होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड, अच्छा क्लोरीन को भी यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरीन भी क्या करता है, इस तरीके से रिएक्शन देता है। चलिए एज डिसइंफेक्टेंट, इसका यूज होता है एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। आपने आपके यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी में या फिर नगर पालिका वगैरह में देखा होगा, जो वहाँ से वाटर आता है उसका टेस्ट आपको थोड़ा डिफरेंट मिलता है। आप क्या बोलते हो, इसमें क्लोरीन ऐड किया हुआ है, क्लोरीनेटेड वाटर है। तो जब क्लोरीन ऐड किया हुआ होता है इस वाटर में तो उसका टेस्ट आपको, अच्छा वो क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनको किल करने के लिए, मतलब एज अ डिसइंफेक्टेंट। अब या तो क्लोरीन को यूज कर लो या फिर हम डायरेक्ट किसको यूज कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, तो दूसरा यूज है इसका एज एन डिसइंफेक्टेंट। और लास्ट यूज है इसका पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, डिकलराइजेशन करने के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग वर्ड आपने कहीं पर डिकलराइजेशन के लिए यूज किया होगा, कि जब भी ब्लीचिंग, जैसे आप हेयर कलर करवाने जाते हो वहां पे भी ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग का एक्चुअल मतलब है उसका डिकलराइज कर देना, कलर हट जाना। तो यहाँ पर इन वेरियस इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग का यूज होता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। ओके, नाउ ये जो बड़ी सी प्रोसेस दिख रही सर, कितनी खतरनाक सी प्रोसेस, एक्चुअली आपके कोर्स में
बहुत छोटी सी सिंपल सी रिएक्शन दे रखी है। उस सिंपल सी रिएक्शन के पीछे क्या महाभारत है, ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये इतना बड़ा प्रोसेस समझा रहा हूँ। बहुत आसान से प्रोसेस है, बहुत अच्छी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। एक्चुअली ये वॉशिंग सोडा बनाने की प्रोसेस है, बट इसमें हमारा जो काम का प्रोडक्ट है दैट इज NaCO3 वो एज अ एंड प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को समझेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपको 3-4 टैंक दिख रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल मेथड है ये NaHCO3 को बनाने की। तो देखिए बड़ी आसानी से देखेंगे हम लोग और बहुत प्यार से समझेंगे क्या क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए अमोनिया का मेन सप्लाई चैम्बर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अमोनिया का सप्लाई होता है और अमोनिया सीधे आता है कहाँ पर, सैचुरेटिंग टैंक में। ठीक है, अगर आप देखोगे अमोनिया को तो अमोनिया इस तरीके से इस मेन सप्लाई से होते हुए आता है सैचुरेटिंग टैंक में। सैचुरेटिंग टैंक में इसको मिलता है ब्राइन। ठीक है, ब्राइन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, ब्राइन होता है NaCl प्लस H2O। तो अमोनिया मिला यहाँ पर सैचुरेटिंग टैंक। अब यहाँ पर 3 चीजें इकट्ठी हो चुकी है, अमोनिया दैट इज NH3 और ब्राइन। ब्राइन क्या होता है H2O और NaCl। तो क्या क्या मिल गया आपको, NaCl, H2O, NH3, यहां तक आपको ये 3 चीजें मिल चुकी हैं। तो अमोनिया का सप्लाई हुआ और सैचुरेटिंग टैंक में गया। अब यहां से हम इस पूरे इन तीनों चीजों को भेजते हैं एक टैंक में जिसका नाम है कार्बोनेटिंग टैंक। क्या नाम है इसका, कार्बोनेटिंग टैंक। अब इस कार्बोनेटिंग टैंक में ऑब्वियसली क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे उसका नाम आपको शो हो रहा है कार्बोनेटिंग टैंक, इसमें मिलती है आपको CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके 4 रिएक्टेंट्स हो गए हैं, NaCl, H2O, NH3 एंड CO2। या फिर हम इसको जिस प्रकार से हमको ये मिला था उस तरीके से देखें तो सबसे पहले हमको क्या मिला, NH3, तो अमोनिया को लिख दिया हमने क्या, NH3। फिर ब्राइन मिला था, तो ब्राइन में क्या था आपका NaCl और H2O। और किस में डाला आपने इसको, कार्बोनेटिंग टैंक में, तो क्या ऐड हो गया, CO2। अब NCERT की रिएक्शन जो देखोगे आप, तो इस NCERT रिएक्शन में ये 4 एज अ रिएक्टेंट्स हैं। बस इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी समझा, क्योंकि देखिए आप एट ए सडन आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते ये 4 रिएक्शन हुई और आपको एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों मिल गए। एक्चुअल में रिएक्शन आपको NCERT में ये दी हुई है कि NH3 जो है, NH3 का फॉर्मेशन, NH3, NaCl, H2O और CO2, इन सब से क्या फॉर्मेशन हो गया आपका, NaHCO3 एंड क्या मिल गया आपको, NH4Cl। तो इतना आसान नहीं है ये रिएक्शन, जैसे ये दिख रहा है वैसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। अब ये किस तरीके का रिएक्शन है आप देखो समझो। तो हम कहाँ तक आ गए, NH3 का सप्लाई हुआ, सैचुरेटिंग टैंक में आ गया, NH3, NaCl, H2O, ये तीनों मिलके कहाँ चले गए आपके CO2 कार्बोनेटिंग चैम्बर में। अब कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, तो उसके लिए देखिए यहाँ से ये CaCO3, ठीक है, CaCO3 जो है उसकी ये एक क्या बोल सकते हो भट्टी है, ये किल्न है। अब इसमें CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO प्लस CO2। क्या मिला, CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, हमें पता है ये, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल देख चुके हैं। और कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन का भी कौन सा टाइप है, हीट दे रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, सब आता है हमको, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां से CO2 मिला, CO2 को भेज दिया हमने आगे, ठीक है, उसको यहां भेज दिया इस टैंक में। तो आपको ये चारों चीजें मिल गई। अब आपको 2 टैंक पता चल गए, कार्बोनेटिंग टैंक और, ठीक है, और ये यहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, इसको किल्न कहते हैं। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है। आप सीधे कहां से कहां जंप कर देते हो, इस रिएक्शन से सीधे आपने ये एंड प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, बट एक्चुअल में क्या रिएक्शन होती है उसको समझो। सबसे पहले अमोनिया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। यहां पर रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन एक्चुअल में कार्बोनेटिंग टैंक में होती है, पूरी रिएक्शन यहां पर होती है। तो देखिए अमोनिया ने रिएक्ट किया किसके साथ, H2O और CO2 के साथ, तो क्या फॉर्मेशन हुआ,
NH4 ट्वाइस CO3, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब वापस से अमोनियम कार्बोनेट H2O और CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। पहले अमोनिया ने किया, अब अमोनियम कार्बोनेट करेगा, तो अमोनियम कार्बोनेट फिर से रिएक्शन करता है किसके साथ, H2O और CO2 के साथ, ठीक है। तो क्या मिला आपको, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए HCO3 इसका कितनी वैलेंसी होती है, 1, NH4 इसकी वैलेंसी 1, इसलिए यहाँ पे कोई ट्वाइस थ्राइस नहीं है, ठीक है। तो क्या बना, NH4 HCO3, सिंपल रिएक्शन है। अरे भाई क्या किया, पहले अमोनिया ने वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, क्या मिला, NH4 ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट, फिर जो आपको प्रोडक्ट मिला उसने वापस से H2 और CO2 के साथ रिएक्शन किया, तो क्या मिला आपको, NH4 HCO3, खत्म। अब लास्ट रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है यहाँ पर NaCl के साथ रिएक्शन करता है, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखी है हमने, सिंपल तो है। देखो ये NH4 पॉजिटिव ये किसके पास जाएगा, Cl नेगेटिव के पास, ठीक है। देखिए हम इसको ऐसा देख लेते हैं, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के पास जाएगा, तो क्या मिल गया, NH4 Cl, और बचा कौन आपका, Na और HCO3, ये दोनों की रिएक्शन हो गई, क्या मिल गया, NaHCO3 NH4Cl, खत्म। अब ये देखो, ये एक ऑथेंटिक रिएक्शन, आपको एंड प्रोडक्ट्स यहां से मिले और ये रिएक्शन मिली है आपको। अब जब आपको एग्जाम में आएगी तो रिएक्शन तो यही लिखना है, पर पता भी तो होना चाहिए कहां से आई है। तो देखिए बच्चों, ये पूरी रिएक्शन यहां से मिली है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, यहां से होता कैसे एक्चुअल में। ये सब रिएक्शन कहां पर हुई, कार्बोनेटिंग टैंक में। कार्बोनेटिंग टैंक में एंड प्रोडक्ट्स आपको दो मिलते हैं, कौन कौन से, NaHCO3 और NH4Cl। देखिए NaHCO3 NH4Cl, NaHCO3 को तो हम स्टोर कर लेते हैं, हमारे काम की चीज है, हटा दिया उसको, फिल्टर कर दिया। अब बचा क्या, NH4Cl। इंडस्ट्रीज में बेटा अक्सर ये कोशिश की जाती है कि जो एंड प्रोडक्ट्स है उसमें से कुछ ऐसा निकाल ले जो हमारे रीयूज हो जाए, फिर से यूज हो जाए, तो हमारा इकोनॉमी जो है वो कैपिटल कॉस्ट जो है कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, NaHCO3 को तो भेज दिया स्टोरिंग के लिए, NH4Cl को हमने एक नए टैंक में भेजा जिसको हमने नाम दिया रिकवरी टैंक। क्या नाम दिया, रिकवरी टैंक। अब इस NH4Cl को हमने भेजा यहां पर, और उस NH4Cl की रिएक्शन हम कराते हैं CaOH ट्वाइस, दैट इज स्लैग्ड लाइम के साथ। बस कुछ भी नहीं किया, ये बचा था इसको हमने यहां बेच दिया, CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या मिल रहा है जरा ध्यान से देखिए, क्या मिला यहां पर, अमोनिया। क्या मिल रहा है, अमोनिया CaCl2H2O, और ये जो अमोनिया है इसको हमने पास कर दिया किसमें, मेन सप्लाई में। तो आपकी कैपिटल कॉस्ट क्या हो गई कम, आपको NH3 जो है एक एज अ रिकवरी मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, रिकवरी टैंक। अब आपको याद क्या रखना है, इतनी कहानी तो हो गई, सर आप ये बता दो याद क्या रखना है। मैंने ये सब आपके इस रिएक्शन के लिए करवाया। आप एनसीईआरटी में जब रिएक्शन देखोगे तो आपको रिएक्टेंट्स मिलते हैं, अभी रिएक्टेंट्स का समझ नहीं आता कैसे याद किए। तो देखिए एक टैंक आपको पीछे से दिख रहा है, ये सारे टैंक दिख रहे हैं और ये पूरी सॉल्वेज प्रोसेस दिख रही है। तो सबसे पहले मेरे साथ अमोनिया NH3 कहाँ गया, सैचुरेटिंग टैंक में। सैचुरेटिंग टैंक में क्या मिलता है उसको, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, NaCl और H2O। ये सब मिलके कहाँ गए, कार्बोनेटिंग टैंक में। कार्बोनेटिंग टैंक में क्या है, CO2। तो जल्दी से रिएक्टेंट्स मेरे साथ याद करो, NH3 NaCl H2O CO2, बात खत्म। और एंड प्रोडक्ट्स क्या है हमको पता ही है, NaHCO3 ये तो बनाना, ये तो याद ही रखना है, और NH4Cl एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो रिएक्शन समझ में आ गई पूरी। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सॉल्वेज प्रोसेस। 11th क्लास में आप इसको बड़े डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम इसके NaHCO3, मैंने बताया था आपको 5 चीजें याद करना है हर सॉल्ट में, ठीक है। क्या याद करना है, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन, तो ये हो गई उसकी प्रिपरेशन। सेकंड उसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है इसका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो गया, बेकिंग सोडा। और केमिकल नेम क्या हो गया,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन कौन सी लिखेंगे, ये वाली NH3 NaCl H2O CO2 और लास्ट में क्या मिला NaCO3 NH4Cl। फॉर्मूला पता ही है NaHCO3, लास्ट में बचा क्या यूजेस, तो यूजेस देख लेते हैं हम इसके।
ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है बच्चों, वॉशिंग सोडा किससे मिलके बना होता है? एक्चुअली हमने जो सॉल्वेज प्रोसेस देखी थी ना, वो एक्चुअली इस वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन की प्रोसेस है। अच्छा, उसका एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? NaHCO3। अब हमने लास्ट में रिएक्शन देखी थी, जब मैंने NaHCO3 को हीट किया था तो हमें क्या मिला था? Na2CO3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम NaHCO3 को हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है हमको? Na2CO3, H2O, CO2। और इस Na2CO3 को हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? हीटिंग ऑफ NaHCO3 एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो दो प्रोसेस हुई और उसके बाद हमें क्या मिल गया? आपका वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा नहीं है, Na2CO3 इज नॉट अ वॉशिंग सोडा, सॉरी। वॉशिंग सोडा कब होता है? जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, जब क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये तो आपको एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। Na2CO3 जब एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो, वो पाउडर फॉर्म में होता है। पर जैसे इसमें वाटर ऐड होता है तो वो क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्म करता है। और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद ये इस टाइप का क्रिस्टल बनता है। देखिए क्या बना आपका? Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये 10H2O जब इसमें ऐड हुए तब क्रिस्टल बना, और क्या मिला? Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये जो डॉट 10H2O ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने और डिस्कस किया है पहले, और भी बता देता हूं एक और बार कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच विद द कंपाउंड या सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट या कंपाउंड के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वो अगर अटैच है तो क्रिस्टल बनेगा, अगर वो नहीं है तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हम इस क्रिस्टल को हीट करें, अगर सपोज हमने इस क्रिस्टल को हीट किया तो जितना वाटर है वो लॉस हो जाएगा। वाटर जैसे ही लॉस होता है ये एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम चॉक, इस चॉक को मैं अगर हैमरिंग से कर दूं, हैमर कर दूं तो ये एक पाउडर फॉर्म में मिलेगा। ऐसा ही पाउडर मिलता है इसका, उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देयर इज नो हाइड्रेटेड फॉर्म। ये जो है ये कैसा है? हाइड्रेटेड फॉर्म में है, वाटर इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से इसके प्रिपरेशन है। काफी सिंपल रिएक्शन है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भैया आप वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन बताओ तो क्या बोलोगे? सर Na2CO3 प्लस 10H2O। क्या मिला? Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब कहानी यहां तक, इसको लाने तक की माथापच्ची थी, बाकी तो हमको आसानी से मिल गया। हमने इसको हीट किया और क्रिस्टलाइज कर दिया, मिल गया हमको वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10। अगर यहाँ 5H2O होते तो पेंटाहाइड्रेट, हाफ होता तो हेमीहाइड्रेट, 2 होता तो डाइहाइड्रेट, 3 ट्राई, 4 क्वाड। मतलब तो ये जो चीजें हैं, ये क्वाड को काट देना, ठीक है, ट्राई तक रखना, क्वाड को काट देना। चलिए, तो ये जो है आपका Na2CO3.10H2O आपको मिल गया, जिसको हमने क्या कहा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं इसके। यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कहाँ यूज होता है? ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो उसके फॉर्मेशन में ये यूज होता है। ये आप पढ़ोगे 11th में, बहुत डिटेल में पढ़ोगे बोरैक्स को, टेंशन नहीं लेना। एज क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी घरों में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए वॉशिंग के लिए यूज होता है, उसको हम लोग एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगा के इसीलिए रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा आपके घरों में कि ओवरनाइट अगर आप
ये बोरिंग का जो पानी है जब आप ओवरनाइट रखते हो किसी भी यूटेंसिल में, तो यू सी अ लेयर ऑफ सॉल्ट, द वाइटिश लेयर यू सी ऑन द यूटेंसिल्स. What is that layer? It is the hardness of water. आप बोलते हो ना पानी बहुत हार्ड है यहाँ का, ठीक है, वो हार्ड पानी आपके लिए अच्छा भी नहीं होता. अच्छा, वो क्या होता है हार्ड पानी में, जब आप सोप ऐड करते हो, सोप अप्लाई करते हो, तो वो लेदर फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब झाग बहुत कम बनता है. ये 4-5 चीज़ें होती है. जैसे कभी कुकिंग में भी प्रॉब्लम आती है, तो इट कॉज प्रॉब्लम्स. सो दिस वॉशिंग सोडा रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हार्डनेस क्या होती है. हार्डनेस बेटा 2 टाइप की होती है. एक तो टेम्परेरी हार्डनेस जिसको हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस. तो हार्डनेस सिर्फ 6 सॉल्ट्स के कारण होती है, बाकी इसके अलावा कोई सा भी सॉल्ट हो उसके अलावा किसी के साथ नहीं होता. देखिए होती है किसके किसके कारण, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 2 आयंस होते हैं, यही हार्डनेस को बनाते हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है. और 3 सॉल्ट्स, मतलब टोटल कितने होते हैं, 6 सॉल्ट. बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. अब देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो यहां से आपको कितने मिल गए, 2 सॉल्ट मिल गए, ठीक है. तो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है, मैग्नीशियम MgHCO3 ट्वाइस और CaHCO3 ट्वाइस. ये जो 2 सॉल्ट हो गए आपके, ये कौन से हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, है ना. फिर कैल्शियम जब ये रिएक्शन करेंगे इनके साथ, है ना, इस तरीके की रिएक्शन होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए इनको ऐसे ही रहने दो, है ना. तो जब मैग्नीशियम इन 3 सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है. जैसे मैग्नीशियम ने बाइकार्बोनेट क्या बनाया, MgHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस. जब क्लोराइड के साथ बनाएगा फिर 2 सॉल्ट मिलेंगे आपको. कौन कौन से मिले, मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2 और CaCl2, ये 2 सॉल्ट मिल गए, ठीक है. सल्फेट्स के साथ फिर 2 सॉल्ट मिलेंगे आपको. कौन कौन से मिल गए, सबसे पहले MgSO4 और CaSO. बस ये 6 सॉल्ट दिख रहे हैं ना बेटा, यही जो है आपके हार्डनेस क्रिएट करते हैं. अब इसमें से कुछ परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो आप फिजिकल मेथड से, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते. तो ये जो 2 सॉल्ट्स हैं बाइकार्बोनेट्स, ये क्या है, क्या क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस. ये क्या क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस. दिस 2 सॉल्ट्स कॉज टेम्परेरी हार्डनेस. और ये जो बचे 4 सॉल्ट्स हैं, मतलब कुल मिला के हम बात करें तो बाइकार्बोनेट जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस बनाता है, और बाकी 2 जो हैं मतलब क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ये क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं. अच्छा, परमानेंट हार्डनेस को आप नॉर्मली बॉइलिंग वगैरह से रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है, वॉशिंग सोडा की. अब ये जो सॉल्ट्स हैं बेटा, ये टोटल सॉल्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है. आपको करना सिर्फ इतना है कि ये जो Mg और Ca है इसको किसी और के साथ रिएक्शन करवा दो ताकि ये सॉल्ट बने ही ना. मतलब ये आयंस वाटर में तो प्रेजेंट होते हैं, कुछ भी रिएक्शन करके हम Mg और Ca को डिटैच कर दे इन सल्फेट और क्लोराइड से और किसी और के साथ रिएक्शन करवा दे तो हमारा काम बन जाएगा. तो दैट इज व्हाट वॉशिंग सोडा डज. वॉशिंग सोडा यही करता है, इन दोनों को इस रिएक्शन से निकाल देता है और दूसरे प्रोडक्ट्स बना देता है, जिससे क्या होता है, ये 4 सॉल्ट बनते ही नहीं है, और ये नहीं बने तो आपके रिमूव परमानेंट हार्डनेस जो थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई.
समझ में आया? तो इस तरीके से ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है कि इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, क्लोराइड्स मैग्नीशियम, कैल्शियम, और सल्फेट्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, क्लियर है? तो ये यूजेस थे आपके वॉशिंग सोडा के।